नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव संपन्न हुआ है। एक महाराष्ट्र राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और एक झारखंड राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक ही चरण का मतदान हुआ था। महाराष्ट्र की जनता ने 20 नवंबर को मतदान किया था और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आ चुका है। और झारखंड राज्य के अंदर दो चरणों में मतदान किया था झारखंड की जनता ने। 13 नवंबर और 20 नवंबर दो चरणों में, दो फेज के अंदर 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड की जनता ने मतदान किया और 23 नवंबर को रिजल्ट आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग टर्नआउट रहा है वो है 65.11% के आसपास। 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। 30 सालों में पहली बार इतना ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग टर्नओवर देखने को मिला है, 65.11% के आसपास। और झारखंड राज्य के अंदर जो वोटिंग टर्नआउट है वो है 67.74% के आसपास। वर्तमान के अंदर यानी अभी जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रहे हैं वो चला रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रही है और एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं झारखंड की यदि हम बात करें तो वर्तमान में झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के चीफ हेमंत सोरेन के पास बहुमत है और ये झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त है। और अभी ये जो चुनाव संपन्न हुआ है जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आया है, इसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिला है, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन जाएगा, किस पार्टी को कितना वोट मिला है, क्या हमें परिवर्तन देखने को मिला है, इसको अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इस चेहरे को हम सब लोग जानते हैं, इनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। यह है एजाज खान। एजाज खान को हम सब लोग जानते हैं, बिग बॉस के फेम है। बिग बॉस में काफी कारनामा इन्होंने किया है। इन्होंने कुछ फिल्में छोटा मोटा रोल भी किया है और कुछ टीवी सीरियल में भी काम किया। मतलब एक तरीके से एक फिल्मी सितारे हैं। और इनको एक पार्टी ने टिकट दिया, आजाद समाज पार्टी के टिकट पर ये लड़े महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव और इनको 103 वोट मिले। बस जनता को यही चाहिए था। मैं आपको बता दूं, जनता का यह कहना है कि देखो भाई, महाराष्ट्र की जनता ने इनको झटका नहीं दिया, इनको सीधा करंट ही लगा दिया है। एक आम आदमी होता तो उसको 10, 20, 50 वोट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक फिल्मी सितारे को 100 वोट मिले हैं, इसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर बिगनर्स। पॉलिटिक्स बिगनर्स लोगों के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स तो वो गड्ढा है जिसमें अगर आप घुस गए तो निकल नहीं पाओगे और पहली बात तो है कि गड्ढे में गिर ही नहीं पाओगे। तो एजाज खान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि वो एजाज खान जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता होना चाहिए 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो एजाज खान आज पूरी दुनिया के सामने ट्रोल होता फिर रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूं, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र में दो बड़े गठबंधन थे इस विधानसभा चुनाव के अंदर। एक तो महायुति गठबंधन और एक महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसको MVA भी बोला जाता है। महायुति गठबंधन के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीपी के अजीत पवार, यह है अजीत पवार, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, फिर देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे, इन तीनों की पार्टी मिलकर महायुति गठबंधन बनाती है। तो महायुति गठबंधन में बीजेपी और उसके सहायक दल आते हैं। फिर जब हम बात करते हैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में बना है, इसके अंदर शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पार्टी आती है, फिर कांग्रेस पार्टी आती है। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में इस वक्त लीड किया है नाना पटोले ने, और फिर शरद पवार की पार्टी आती है, एनसीपी पार्टी के शरद पवार। तो इन तीन बड़ी पार्टियों को मिलाकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना हुआ है। तो महाराष्ट्र की विधानसभा में दो बड़े गठबंधन, जैसे हम नेशनल लेवल पर देखते हैं ना, एनडीए अलायंस बीजेपी और उसके सहायक दल, और इंडिया अलायंस कांग्रेस और उसके सहायक दल, वैसे महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के अंदर दो बड़े गठबंधनों ने चुनाव लड़ा है। एक तो महायुति गठबंधन है, इसमें बीजेपी और उसके सहायक दल आते हैं, और एक महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, इसमें कांग्रेस और उसके सहायक दल आते हैं। मैं आपको बता दूं, अजीत पवार शरद पवार के ही भाई हैं। ये इसी थोड़े दिन पहले ही एनसीपी से स्प्लिट होकर अलग हुए हैं। मैं बता दूं, एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम भी शिवसेना पार्टी है। ये पहले उद्धव ठाकरे के साथ ही काम करते थे। ये भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी से अलग होकर अपनी नई शिवसेना पार्टी बना ली, एकनाथ
एकनाथ शिंदे ने। तो इन तीन बड़ी पार्टियों का गुट एक तरफ है, एनसीपी अजित पवार, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, ये तो महायुति गठबंधन में आते हैं। और उद्धव ठाकरे शिवसेना वाले, नाना पटोले कांग्रेस वाले और शरद पवार एनसीपी वाले, ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन के आते हैं। और महायुति गठबंधन ने गढ़ जीत लिया, उसको समझने से पहले आप जान लो कि महाराष्ट्र की विधानसभा में टोटल विधानसभा की सीटें 288 सीटों पर चुनाव हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर टोटल 36 जिले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल 4136 उम्मीदवारों ने लड़ाई लड़ी है। उम्मीदवार का मतलब कैंडिडेट, 4136 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है। बात करें मतदाता कितने महाराष्ट्र में, 9.7 करोड़ मतदाता आपको महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएंगे। 5 करोड़ पुरुष मतदाता है, 4.69 महिला मतदाता है, अन्य मतदाता 6101 के आसपास है। और मतदाता केंद्र महाराष्ट्र में जो इस बार बने थे वो थे 1,186 मतदाता केंद्र। यदि हम बात करें पिछले वाले रिकॉर्ड की तो आप देखो ध्यान से, 1999 में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीट थी, कितनी थी, 75। 2004 में भी कांग्रेस के पास ठीक ठाक सीट थी, ठीक है। 2009 में भी कांग्रेस के पास ठीक ठाक सीट है। फिर 2014 में आपने देखा बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई। महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव 2014 वाला बीजेपी ने 122 सीट जीती थी। तो 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हुआ करती थी। फिर 2019 में विधानसभा के चुनाव में हमें देखने को मिला कि बीजेपी को मिली तो 105 सीट, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट किसने बनाई थी, कांग्रेस को 44 सीट मिली थी 2019 के चुनाव में। उसके बाद में ये जो पार्टी है शिवसेना, है ना, उद्धव ठाकरे वाली, इसको 56 सीट मिली थी। और ये जो एनसीपी है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी शरद पवार वाली, इसको 54 सीट मिली थी। इन तीनों ने गठबंधन करके अपनी पार्टी बनाई थी और ये क्या कर रहे थे, अपनी सरकार को चला रहे थे, ये आपको पता है। और मुख्यमंत्री कौन बने थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। फिर 2022 में आपको पता है घटना होती है, जो शिवसेना पार्टी है, शिवसेना पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे आते हैं और शिवसेना पार्टी के एक जाने माने लीडर जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, ये 2022 में शिवसेना पार्टी से अलग हो जाते हैं अपने 40 विधायकों को लेकर और ये बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। और बीजेपी के साथ गठबंधन करके फिर 2022 से ये महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बने हुए हैं एकनाथ शिंदे। और अभी ये इस वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये स्टोरी हमें पता है, हमने इसको कई बार जाना है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। वैसे नया कुछ भी नहीं है, एग्जिट पोल पहले बता रहे थे कि भाई बीजेपी या महायुति गठबंधन की इस बार जीत होने वाली है, बजाय महाविकास आघाड़ी गठबंधन के महायुति गठबंधन जीतेगा। बीजेपी और उसके सहायक दल की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपना दमखम दिखाएगी। 122 से 186, 152 से 160, 150 से 170, तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो महायुति गठबंधन को जीत दिला रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आया है और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट कुछ ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीती है टोटल। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे वाली, ध्यान रखना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पार्टी ने 57 सीट जीती है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये किसकी पार्टी है, अजीत पवार वाली पार्टी। शरद पवार के जो छोटे भाई हैं अजीत पवार, जो शरद पवार से अलग हो चुके हैं, अजीत पवार की जो एनसीपी पार्टी है उसने 41 सीटें जीती है। और यही महायुति गठबंधन बनाते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था, महायुति गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो बीजेपी आती है, एक शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे वाली आती है और एक एनसीपी पार्टी अजीत पवार वाली आती है। तो ये महायुति गठबंधन है, इसने बम्पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात करते हैं तो इसने 20 सीट जीती है, आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, 16 सीट जीती है कांग्रेस ने। उसके बाद में ये जो शरद पवार वाली एनसीपी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, सॉरी मैं इतने देर से कांग्रेस की जगह कम्युनिस्ट बोल रहा था, एक्चुअल में नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, इसने 10 सीटें जीती है। ये तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाती है, जिसमें एक तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, एक नेशनल कांग्रेस पार्टी है और एक शरद पवार वाली एनसीपी पार्टी है। ये तीनों मिलकर ये बनाती है, ठीक है। इसके अलावा 2 समाजवादी पार्टी ने जीती है और अदर्स ने 10 जीती है।
यहां पर आप देखो ध्यान से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी, इसके साथ में शरद पवार वाली एनसीपी और इसके साथ में कांग्रेस मिलकर ये बनाते हैं महाविकास आघाड़ी दल। इसकी हार हो चुकी है। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए, आधे से एक ज्यादा। सरकार बनाने के लिए केवल 145 सीट चाहिए और यहां पर आप ध्यान से देखो कि बीजेपी अकेले ही 132 सीटें जीत चुकी है। और अगर आप पूरे के पूरे गठबंधन की बात करें तो जो महायुति गठबंधन है उसने 236 सीटों पर अपना कब्जा ले लिया है। और जो महाविकास आघाड़ी दल है जिसमें कांग्रेस आ रही है, उसमें उद्धव ठाकरे आ रहा है, शरद पवार वाली पार्टी आ रही है, ये मिलकर 48 सीटें ले पाए हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनने वाली है किसकी? बीजेपी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी को छोड़ के आए हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन किया 2022 में और फिर वहां पर सरकार बनाई, तो अभी तक तो ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब तो बीजेपी ने 132 सीट जीती है, तो अब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी के होंगे, है ना। और कौन होंगे? देवेंद्र फडणवीस होंगे। देवेंद्र फडणवीस पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से 2019 के बीच में, ठीक है। 2014 से 2019 के बीच में जब बीजेपी बहुमत में थी तब ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, सबको नजर आ रहा है कि ये इस वक्त मुख्यमंत्री होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से है ये, और इन्होंने बंपर जीत दिलवाई है बीजेपी को यहां पर, और ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, ये सबको नजर आ रहा है। बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के अंदर ये जो चुनाव हुआ है, झारखंड के चुनाव में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है उसने 34 सीटें जीती है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें जीती, आपको दिखाई भी दे रहा है। जेएमएम पार्टी ने 34 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीट। फिर कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने 16 सीट जीती है, आरजेडी ने 4 सीट जीती है, कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीट और बाकी पार्टी ने 1-1 सीट। तो आप ये कह सकते हैं कि झारखंड की जो विधानसभा की टोटल सीटें वो है 81 सीटें, और अगर 81 सीटें हैं तो फिर सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 41 सीटें चाहिए, आधे से एक ज्यादा। 41 सीटों के बाद यहां पर सरकार बनाई जा सकती है। तो यहां पर आपको देखो, झारखंड के अंदर 2 बड़े अलायंस है। झारखंड के अंदर एनडीए और इंडिया अलायंस। एनडीए का मतलब आपको पता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पूरे भारत देश के अंदर बीजेपी और उसके सहायक दल मिलकर एनडीए अलायंस बनाते हैं जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आपको पता है। और इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस और उसके सहायक दल आते हैं। तो इस वक्त यहां पर इंडिया अलायंस की जीत हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस की जीत जरूर हुई है। इंडिया अलायंस की बड़ी बड़ी पार्टियां यहां पर जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार चलाएगी नहीं। सरकार कौन चलाएगा? हेमंत सोरेन चलाएगा, क्योंकि 34 सीटें इसके पास है। तो स्वाभाविक सी बात है, 34 और 16 को आप मिला दोगे तो बहुमत इनके पास आ चुका है और आराम से 41 का आंकड़ा ही पार कर चुके हैं। तो बीजेपी ने यहां पर 24 सीटें जीती है। कहां पर? झारखंड के अंदर। दूसरा जेएमएम और इसके सहायक दल, जेएमएम और कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने, जो कि इंडिया अलायंस है, उसने 56 सीट जीती है, एनडीए अलायंस ने 24 सीट जीती है, ठीक है। और अब ये स्वाभाविक सी बात है कि एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि हेमंत सोरेन के जीतने का कारण यहां पर है क्या। हेमंत सोरेन को आपको पता है कि जेल में पटक दिया गया था। अभी इसी महीने जनवरी के महीने में ईडी इनके पीछे लगा दी गई थी। इनके ऊपर केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जनवरी के महीने में ईडी इनके पीछे लग गई थी। ईडी ने उठाकर इनको जेल में पटक दिया था और हाईकोर्ट से फिर इनको जून के महीने में बेल मिल गई थी। इन्होंने चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर फिर ये जेल में जाते हैं जनवरी के महीने में और जून के महीने में छूट के आ जाते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा बिल्कुल नहीं दिया केजरीवाल ने, है ना। बाहर आने के बाद भाई साहब ने इस्तीफा दिया है। ये कौन सा तरीका होता है? आपको इस्तीफा देके जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को भी। इसी वजह से जनता ने इनको फेवर किया। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी क्यों जीती, इस बात को आप समझना चाहिए। देखो, बाला साहब ठाकरे को हम सब लोग जानते हैं। शिवसेना उन्होंने पार्टी बनाई और उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने क्या किया? वो बाला साहब ठाकरे जिनको कांग्रेस फूटी आंख से भी नहीं सुहाती है, कांग्रेस की विचारधारा दूर दूर तक उनको नजर नहीं आती है, वो बिल्कुल एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले थे। और बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे ने क्या किया? कांग्रेस जैसी पार्टी से हाथ मिलाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाराष्ट्र की जनता कह रही है, ये महाराष्ट्र को लोग कह रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कभी कांग्रेस को फूटी आंख
आंख से भी नहीं देखा है, कांग्रेस की विचारधारा उसके आसपास भी नहीं है, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। और उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने क्या किया, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। यही सबको गवारा नहीं हुआ और इस वजह से उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की जनता ने वाट लगा दी है। और स्वाभाविक सी बात है, अब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, हेमंत सोरेन ही बनेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी ने 34 सीटें दर्ज यहां पर हासिल की है। और इसके बाद में एक प्रश्न स्वाभाविक है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा और मेरे माइंड में भी आ रहा है, और वो प्रश्न ये है कि कर्नाटक के होम मिनिस्टर, कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी से सरकार चल रही है कर्नाटक में, और कर्नाटक जो कांग्रेस पार्टी से होम मिनिस्टर बने हुए हैं जिनका नाम है परमेश्वरा ने यह कहा कि इस बार भी ईवीएम को हैक किया गया था, मशीनों को हैक किया गया था, और इस बार ईवीएम हैक सेलेक्टिव तरीके से, है ना, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से सेलेक्टिवली तरीके से ईवीएम को हैक किया गया है। इस वजह से बीजेपी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में बम्पर जीत दर्ज की है। तो फिर से इन्होंने ईवीएम का झंडा गाड़ दिया है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की है उसके पीछे ईवीएम हैक किया गया है। और पहले तो ये बोलते थे कि ईवीएम को केवल हैक ही किया गया है, इस बार तो बोला कि ईवीएम को सेलेक्टिव तरीके से सेलेक्ट कर करके, जगह को सेलेक्ट कर करके ईवीएम को हैक किया गया है। लेकिन एक प्रश्न फिर जाहिर होता है कि महाराष्ट्र के अंदर तो बीजेपी चलो ईवीएम को हैक करके जीत गई है, झारखंड में क्या हुआ? अगर बीजेपी को जीतना ही होता ईवीएम हैक करके तो झारखंड में भी तो जीत जाती। झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीती है, झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है, कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली है। यहां पर अगर बीजेपी पार्टी जीत गई है, इसका मतलब यह है कि फिर से वही झंडा गाड़ दिया गया कि भाई ईवीएम को हैक किया गया है। अब ये राग अलापना हो गया है। देश की जनता, आप लोग, हम लोग, सब लोग जानते हैं कुछ भी होता हो, लेकिन दो राज्यों में जब पैरेलल चुनाव हो रहा है तो एक राज्य में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो आप ये करो कि ईवीएम को हैक किया गया है, एक राज्य में नहीं आए तो ईवीएम को हैक नहीं किया गया है। झारखंड के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा कि झारखंड के अंदर भी ईवीएम को हैक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट ले ली है, वहां पर भी बोलना चाहिए था। खैर, हम ज्यादा कटाक्ष करेंगे नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।